हेलो दोस्तों, आज हम मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखिए, भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। वह पिता की ओर से चगताई तुर्क और माता की ओर से मंगोल वंश से संबंधित था, लेकिन उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में, ठीक है, बाबरनामा में स्वयं को अपनी माँ के वंश से मानने पर जोर दिया है। इसलिए उसके द्वारा जो स्थापित किया गया वंश है वो मुगल वंश है। ठीक है। तो बाबर के बारे में जान लेंगे। देखिए, बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पर? अंदीजन परगना क्षेत्र में हुआ था। इनका मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और इनकी माता का नाम है कुतलुग निगार खान। कुतुब निगार खान मंगोल वंश से संबंधित हैं और इनके पिता का नाम है उमर शेख मिर्ज़ा, जो चगताई तुर्क से संबंधित हैं। ठीक है। आगे हैं, इन्होंने जो उपाधि लिया था, एक उपाधि पातशाह और एक उपाधि कलंदर का लिया था। ठीक। तो अब पातशाह की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम मुगल शासक था। अगर सामान्य शब्दों में कहें या सरल शब्दों में कहें कि पातशाह या बादशाह, ठीक, बादशाह या बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर पहला मुगल शासक था। क्यों और कब किया था? 1504 ईस्वी में काबुल पर विजय प्राप्त करने के बाद बाबर ने पहली बार तैमूरी परंपरा के विरुद्ध जाकर बादशाह की उपाधि धारण की। इससे पहले वह मिर्जा की, ठीक है, इससे पहले वह मिर्जा की उपाधि धारण करता था, जो कि उसके पैतृक उपाधि था। बाद में 1526 ईस्वी में जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो उसमें वहाँ से विजय प्राप्त कर ली। ठीक है। पानीपत के युद्ध में जब विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद काबुल में आकर प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया या दान दिया। उसकी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि मिली। ठीक है। अगला, यहाँ पर एक काबुल में, यानी कि बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का चलाया जो शाहरुख नाम से था, और कंधार में, ठीक है, काबुल में चांदी का सिक्का चलाया शाहरुख के नाम से और कंधार में बाबरी के नाम से चांदी का सिक्का चलाया। सिक्कों में एक तरफ कलमा होता था और एक तरफ कलमा और चारों ओर खलीफाओं के नाम होते थे और दूसरी ओर बाबर और उसकी उपाधि अंकित होती थी। ठीक। बाबर की आत्मकथा या तुजुक बाबरी, बाबर ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी और यह तुर्की भाषा में लिखा था। बाबरनामा या तुजुक बाबरी को बाबरनामा या वाक़ियत बाबरी भी कहा जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुजुक बाबरी को बाबरनामा या वाक़ियत बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के समय में इसका फ़ारसी अनुवाद किया था पायंदा खान ने। उसके बाद 1590 ईस्वी में इसका फ़ारसी अनुवाद किए थे अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है। अब 1905 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, 1905 ईस्वी में तुर्की भाषा से, ठीक है, जो बाबरनामा मूलतः तुर्की भाषा में था, तो तुर्की भाषा से डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किए थे उनका नाम है मिसेस बैब्रिज। 1905 में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। लेकिन फारसी भाषा से डायरेक्ट अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे लीडन, आर्सकिन और एल्किंग। इन्होंने 1826 ईस्वी में फारसी भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। ठीक है। बाबर ने रिसाल ए उसिज की रचना की। ठीक, किसकी? रिसाल ए उसज, रिसाल ए उसज की रचना की, जिसे खत ए बाबरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खत ए बाबरी भी कहते हैं। ठीक। बाबर जो है, बाबर तैमूर का 5वां वंशज और चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है। ठीक। अब 7 भारतीय कौन कौन थे? 5 मुस्लिम राज्य थे, जिसमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी, गुजरात, और 2 हिंदू राष्ट्र थे, मेवाड़ और विजयनगर। ठीक है। तो विजयनगर का शासक उस समय कृष्णदेव राय था, जो उसके समय का था, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था, जो बाबर का समकालीन था। बाबर ने उसे तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा। ठीक है। अब बाबर के भारत पर आक्रमण के विषय में बहुत विवाद हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में स्वयं 5 आक्रमण की बात करता है, जबकि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, वह एक ही आक्रमण किया था। तो पहला आक्रमण किए थे बाबर ने, बाबरनामा के अकॉर्डिंग, 1519 ईस्वी में भारत की ओर प्रस्थान किए। उसके बाद यूसुफ जाइयों को अपने नियंत्रण में कर बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कौन सा दुर्ग? बाजौर।
बाजौर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाजौर पर आक्रमण के समय बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया। यह पहला अवसर था जब भारत के किसी युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग किया गया था। दूसरा आक्रमण जो किया था वो 1519 ईस्वी में सितंबर में किया था। ठीक है, सितंबर 1519 ईस्वी में दूसरा आक्रमण किया। वह अपनी सेना के साथ खैबर की दर्रे की ओर आगे बढ़ा। इस आक्रमण के उसके बाद दो उद्देश्य थे। पहला, यूसुफजाई कबीले के लोगों को अपने अधीन करना, और दूसरा, पेशावर को अपनी सैनिक शक्ति का केंद्र बनाना। लेकिन बदख्शा में विद्रोह की सूचना पर जब वो पा जाता है तो फिर वो काबुल लौट जाता है। ठीक है, इसलिए ये दूसरा आक्रमण करता है। और तीसरा आक्रमण जो होता है वो 1520 ईस्वी में होता है। बाबर के समय 1520 ईस्वी में तीसरा आक्रमण करता है। इस बार उसने बाजौर और भीरा को पुनः विजित कर लिया। उसके बाद वह सियालकोट की ओर बढ़ा, जिस पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया। यहाँ से वह आगे बढ़ने की योजना बना ही रहा था कि उसे सूचना मिली कि उसकी अनुपस्थिति में शाह बेग अरगून ने कंदहार में उपद्रव कर दिया। अतः बाबर ने अरगून के विरुद्ध अभियान पर कंदहार पर अधिकार कर लिया। उसके बाद वहाँ पर बाबर ने अपने पुत्र कामरान को सौंप दिया। अब चौथा आक्रमण किया था 1524 ईस्वी में। 1524 ईस्वी में भारत के लिए पुनः अभियान किया। इस समय दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी के मध्य या बीच अच्छे संबंध नहीं थे, क्योंकि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका उसने उल्लंघन किया। इसी समय दौलत खां और मेवाड़ के जो शासक थे राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए न्योता दे दिया या निमंत्रण दे दिया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां द्वारा बाबर को यह संदेश भिजवा दिया कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से हटा दे और उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां लोदी को, ठीक है, आलम खां लोदी को गद्दी पर बैठाने में सहायता करें। उधर राणा सांगा ने भी बाबर के पास एक दूत भेज दिया कि भैया आगरा पर आक्रमण करने का आश्वासन दिया था। बाबर के लिए यह एकदम बढ़िया स्वर्ण अवसर था, एकदम अच्छा अवसर था। शीघ्र ही उसने लाहौर और दीपालपुर पर अधिकार कर लिया और दिल्ली की ओर भाई चल दिया। दौलत खां अपने दो पुत्र गाजी खां और दिलावर खां के साथ बाबर से जा मिल लिया। युद्ध के बाद बाबर ने दौलत खां को जालंधर और मुल्तान की जागीर देने की पेशकश की थी, लेकिन बाबर की इस पेशकश से दौलत खां खुश नहीं था। दौलत खां के दूसरा जो पुत्र था दिलावर खां अपने पिता के साथ विश्वासघात कर दिया और बाबर के साथ दिया। उसके बाद बाबर उससे खुश हो गया और सुल्तानपुर की जागीर और खाने खाना की उपाधि दे दिया और आलम खां को दीपालपुर की जागीर दे दी। अब इससे क्या हुआ, दौलत खां लोदी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया। फिर उसने बाबर के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, लेकिन सफल नहीं हो पाया। बाबर के वापस लौटते ही दौलत खां ने सुल्तानपुर और दीपालपुर अधिकार कर लिया। आलम खां भागकर काबुल गया, बाबर के पास चला गया और उसके सामने जाके हाथ पैर जोड़ने लगा। बाबर ने आश्वासन दिया, भाई कोई बात नहीं है। आलम खां काबुल से लौट आया। बाद में वह दौलत खां लोदी से मिल गया। दोनों ने फिर संयुक्त रूप से दिल्ली विजित करने का प्रयास किया, लेकिन इब्राहिम लोदी की सेना ने उन्हें हरा दिया। अब पांचवा आक्रमण भैया 1525 ईस्वी में, ठीक है, 1525 में दौलत खां के विरुद्ध किया था। उसने काबुल और कंदहार का प्रबंध अपने पुत्र कामरान को सौंपकर स्वयं एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर चल दिया। उसका बड़ा जो पुत्र था हिमाऊ बदख्शा से अपनी सेना के साथ रास्ते में उससे मिल लिया। इसके अलावा पेशावर, सियालकोट और लाहौर की उसकी सैन्य टुकड़ियां भी उससे जुड़ गईं। बाबर की इस विशाल सेना को देखकर दौलत खां और दिलावर खां भाग गए। भागने के बाद होशियारपुर जिले के मलौत में शरण ले लिया। तो बाबर ने उनका पीछा किया। अंत में दौलत खां आत्मसमर्पण कर दिया, उसे बंदी बना लिया गया, बाबर के सामने लाया गया। बाबर ने एक कैदी के रूप में उसे भीरा भेजने का आदेश दे दिया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आलम खां बाबर की सेवा में उपस्थित हो गया और पानीपत के युद्ध तक उसके साथ जुड़ा रहा। ठीक है, अब आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर इस युद्ध में विजय हुआ। ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इब्राहिम लोदी के पास एक विशाल सेना थी, लेकिन उसकी सेना परंपरागत तरीके से बटी हुई थी और दूसरी तरफ बाबर ने युद्ध से पूर्व स्थिति का पूरा जायजा ले लिया। उसने खाइयाँ खोदी,
पेड़ों की बाड़ खड़ी कर अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की। अपनी सेना को उसने दाहिना, मध्यम, बायां, अग्रिम और सुरक्षित पंक्तियों में बांट दिया। इसी युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलगमा पद्धति तथा उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया, जो तोपों को सजाने में सहायता था। तो दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की पद्धति को उस्मानी पद्धति कहते हैं। ठीक, ये पहली बार इसने यूज किया था और मध्यकाल का प्रथम शासक था, आगे बताएंगे। अगला है इसी में, तो तोपों का जो संचालन था उस्ताद अली कुली और बंदूकियों का जो संचालन था मुस्तफ़ा ने किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां लोदी ने युद्ध स्थल में बाबर की सहायता की। उसके बाद भाई इसमें इसकी विजय हो गई बाबर की और इब्राहिम लोदी हार गया। तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। साथ ही उसका एक मित्र था जिसका नाम विक्रमजीत है, वह भी युद्ध स्थल में मारा गया, या ग्वालियर का राजा था। इस प्रकार पानीपत के युद्ध के साथ ही प्रथम अफगान साम्राज्य का भी अंत हो गया और 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को पादशाह घोषित कर दिया। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और दिल्ली में उसके नाम का खुतबा पढ़वाया गया। इस प्रकार अफगानों की नई और पुरानी, यानी कि आगरा और दिल्ली दोनों ही राजधानियां बाबर के अधीन हो गई। इसके साथ ही लोदियों के संपूर्ण राज्य पर उसका सत्ता स्थापित हो गया। हुमायूं को आगरा में जो एकत्र लोदी खजाना मिल गया, हुमायूं को आगरा में जो लोदी खजाना था वो मिल गया। इस धन से बाबर को आर्थिक सहायता मिली, यानी कि जो उनकी आर्थिक कठिनाई थी दूर हो गई। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपखाने व तुलुगमा पद्धति का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। ठीक है, उसके बाद जब एक खजाने के साथ बाबर जब वहाँ से आगरा से जब एक खजाना लेके आया था, उसके साथ ही कोहिनूर हीरा भी भेंट किया था बाबर को। किसने? हुमायूं ने। तो हुमायूं ने यह हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत के परिवार से प्राप्त किया था। उस समय यह 320 रत्ती की थी। ठीक, अब यहीं से फिर ये काबुल में क्या करता है, काबुल में फिर एक एक चांदी की सिक्का पूरे निवासियों को देता है। तो उसके बाद इसी की उदारता को लेकर इस कलंदर की उपाधि दिया गया। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी के परिवार, उसके अधिकारियों के परिवारों को पूरा संरक्षण दिया। ठीक, दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध बाबर के समय में 16 मार्च 1527 ईस्वी का। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। युद्ध का जो कारण था, खानवा के युद्ध का मुख्य कारण था बाबर का भारत में रहने का निश्चय। इससे पहले बाबर को कोई भारत में रहने का निश्चय नहीं था। तो राणा सांगा समझता था कि भैया यह मध्य एशियाई लुटेरों की भांति बाबर भी दिल्ली लूट कर चला गया, लोधी सत्ता को शक्तिहीन कर काबुल वापस लौट गया। इसीलिए उसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने व इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता देने का वचन किया था। लेकिन जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया तब राणा सांगा उसका विरोधी हो गया। इसके अलावा जब पानीपत के युद्ध में या पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने अफगानों को कुचलने का निर्णय लिया तो वह भागकर राणा सांगा के दरबार में शरण लिया। इसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां प्रमुख थे। ठीक, अब देखो, खानवा के युद्ध से पूर्व राणा सांगा ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक विशाल सेना के साथ बयाना पर अधिकार कर लिया। उस समय बयाना का शासक कौन था? निजाम खां था। भाग गया भाई, भागकर बाबर के पास आता है और हाथ पैर जोड़ लेता, कहता भैया हमको शरण दीजिए। फिर उसके स्थान पर बाबर ने मेहदी ख्वाजा को नियुक्त कर देता है, लेकिन राणा सांगा ने उसको हराकर वापस जो है बयाना पर अधिकार कर लेता है। फिर इस विफलता से तथा काबुल के ज्योतिषी थे मोहम्मद शरीफ, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि बाबर विजयी नहीं होगा उस युद्ध में। तो बाबर के सैनिक बहुत हतोत्साहित हो गए थे। तो बाबर का साहस और धैर्य भंग नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि सैनिक का मनोबल ऊंचा करने के लिए उसने काफिरों के विरुद्ध जिहाद यानी कि धर्म युद्ध की घोषणा कर दी। ये ध्यान रखिएगा कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद या धर्म युद्ध की घोषणा की थी। ठीक है, तो सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, नाटकीय ढंग से सभी के सामने कभी शराब ना पीने की शपथ ली, शराब के प्याले बर्तन को तुड़वा दिया, गजनी से आई हुई शराब को नमक में डलवा दिया। इसके अलावा अपने राज्य क्षेत्र में उसने मुस्लिम प्रजा को तमगा और व्यापारिक कर को मुक्त कर दिया। उसके इन कार्यों का सैनिकों पर उचित एवं अपेक्षित प्रभाव पड़ा और अतः बाबर के सभी सैनिकों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खा लिया कि आखिरी दम तक यानी कि अंतिम दम तक युद्ध करेंगे
ठीक है। उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। सैनिक इसमें भी तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मलिक कासिम और मुनीम अलका जो है, और जो तोपखाना का काम है उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा ने किया था। इसमें राणा सांगा घायल हो जाता है। जब राणा सांगा घायल हो जाता है तो फिर वह अचेतावस्था में सैनिकों द्वारा युद्ध स्थल से हटा दिया जाता है। इस तरह बाबर विजयी हो जाता है। अगले दिन राजपूतों की मुंडियों को, ठीक है, जो बाबर है राजपूत की जो सर है, मुंडी है, उसका ढेर लगा दिया और अपने आप को गाजी और काफिरों के विरुद्ध युद्ध में विजयी का खिताब धारण कर लिया। ठीक। अगला एक चंदेरी का युद्ध है। 29 जनवरी 1528 हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। देखो, खानवा का युद्ध जो है, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी को और अपना ध्यान दे दिया। तो चंदेरी सामरिक दृष्टिकोण से बाबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। ठीक है। तो बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी का शासक कौन था? मेदिनी राय था। वह एक शक्तिशाली राजपूत शासक था। बाबर इसे स्वतंत्र छोड़ना उपयुक्त नहीं समझा, इसलिए उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय किया। ठीक। सर्वप्रथम उसने शमशाबाद के बदले मेदिनी राय से चंदेरी मांगा, लेकिन मेदिनी राय ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अंत में बाबर ने यानी कि युद्ध छेड़ दिया। 1528 में क्या कर लिया? दुर्ग को घेर लिया। अब मुगलों की शक्तिशाली सेना देखकर जो राजपूत स्त्रियां थी उन्होंने जौहर कर लिया और राजपूतों ने वीरतापूर्वक बाबर का सामना किया, लेकिन अंत में मेदिनी राय पराजित होता है और युद्ध में मारा जाता है। इस तरह चंदेरी पर भी मुगलों का अधिकार हो जाता है। ठीक है। चंदेरी का दुर्ग मालवा के शासक जो वंशज थे अहमद शाह को सौंपा गया। ठीक है। अहमद शाह को चंदेरी का दुर्ग सौंपा गया और मुल्ला अपाक को चंदेरी का सिकदार नियुक्त किया गया। मेदिनी राव को 2 पुत्रियां, एक हिमाऊ की और दूसरी कामरान को प्रदान की गई। दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक। अगला है घाघरा का युद्ध। 5 मई 1529 बाबर और अफगानों के बीच, यानी कि अफगानों को संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। यह बाबर का अंतिम युद्ध था। ठीक है। तो पानीपत के प्रथम युद्ध पराजित होने के बाद भी अफगान पूरी तरह निर्बल नहीं हुए थे। वह अब भी बाबर की सत्ता को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे। खानवा के युद्ध के बाद बाबर की विजय के बाद, खानवा के युद्ध में बाबर की विजय के बाद महमूद लोदी ने बिहार में जाकर शरण ली। कुछ समय बाद उसने एक विशाल सेना के साथ चुनार के निकट आ पहुंचा और चुनार के दुर्ग का घेरा डाल दिया, लेकिन जब उसे बाबर के आगमन की सूचना मिली तो उसने घेरा उठा लिया और पीछे हट गया। राजपूतों की शक्ति को नष्ट करने के बाद अब केवल अफगान ही शेष बचे थे जो बाबर की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अतः बाबर ने अफगानों को पराजित करने के बाद उसकी शक्ति को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। ठीक है। तो उस समय बंगाल का शासक था नुसरत शाह, जो बाबर का समकालीन था, अफगानों की सहायता कर रहा था, जबकि बाबर से उसके संबंध बहुत अच्छे थे। इस संबंध में बाबर ने नुसरत शाह को एक संदेश भेजा कि भाई आप अफगान की सहायता ना करो। लेकिन नुसरत शाह ने क्या किया? नुसरत शाह ने बाबर के संदेश को कोई उत्तर नहीं दिया। तो बाबर को विश्वास हो गया, भैया ये तो सुल्तान नुसरत शाह है, अफगान सहायता कर रहा है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो। बाबर ने गंगा नदी पार कर आगे बढ़ गया। अफगान और बंगाल की संयुक्त सेनाओं को पराजित करने का निश्चय कर लिया। उसने गंगा नदी पार कर घाघरा नदी के तट पर 5 मई 1529 ईस्वी को पहुंच गया और अफगान को पराजित कर दिया। तो मध्ययुगीन का यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया था। तो इसके क्या परिणाम निकले? इसका परिणाम यही निकला कि घाघरा के युद्ध में पराजित होने के बाद अफगान की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो गई। महमूद खां लोहानी, जलाल खां, शेर खां सूर और फरीद खां जैसे अफगान सरदारों ने आत्मसमर्पण कर बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार बाबर और नुसरत शाह में एक संधि हुई, जिसके अनुसार दोनों ने एक दूसरे के राजसत्ता का आदर करने और एक दूसरे के शत्रुओं के शरण में ना देने का वचन दिया। चलिए हम कुछ ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर ट्रिक है 26 में पानी पिया। 26 में पानी पिया मतलब है कि सारा जो है 1526, ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। कौन विजयी होता है? बाबर विजयी होता है। दूसरा है 27 में खाना खाया, यानी कि 1527 में खानवा का युद्ध होता है। 28 में चंदा दिया, 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और 29 में घर चल दिया, यानी कि 1529 में घाघरा का युद्ध होता है। ठीक है। चलिए बाबर के अंतिम दिन भी देख लेते हैं। तो बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। तो उसकी मृत्यु के बाद
बाबर को आगरा के चार बाग या आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में शेर शाह के शासनकाल में उसकी जो पत्नी थी, जो विधवा पत्नी थी, मुबारक यूसुफ जई, काबुल ले गई और वहाँ एक उद्यान में दफना दिया। इस तरह अगर बाबर का अगर मकबरा पूछा जाए तो फिर काबुल में होगा। ठीक है। हिमायूनामा में जो गुलबदन बेगम द्वारा रचित किया गया था, बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष से माना गया है, जबकि अन्य इतिहासकार उनकी मृत्यु का कारण बीमारी मानते हैं। ठीक है। तो इस तरह बाबर आज समाप्त होता है। अगले दिन हुमायूं